हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन इंडियन स्टडी में स्वागत है। हमने आपको कल यहाँ तक आपको पूरा पढ़ा दिया था और हमने आपको देश के नाम के बारे में बताने के लिए बताया था आज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए आगे क्या है। हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि आगे देखिए इसमें क्या आगे दिया गया है। तो इसमें आपको दिया गया है, आगे इस पैराग्राफ में कह रहा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि उन्होंने सिंधु नदी जो हमारी होती है, क्या थी? सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस या इंडोस कहा। तो हिंदोस या इंडोस कहा। उसी के उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस या इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में आपको मिलता है कि हमारा भारत देश का नाम कैसे भारत पड़ा। तो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे हम आपको बताते हैं। कह रहा है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। कह रहा यह पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्ती का काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की एक पेड़ होता था, भूर्ज का पेड़, और ताड़ के पत्ते, उसी पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती है। अभी आगे हम दिखाते हैं। जाता था, भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है हमारी, ये एक भूर्ज पेड़ के नाम की एक छाल है, जिस पर वो लोग पांडुलिपियाँ लिखते थे। जिस पर वो लोग लिखते थे उसी को पांडुलिपियाँ बोलते थे। कागज़ का समय था नहीं उस समय, तो इस यहाँ पर कुछ ऐसा बताते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो कह रहा है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि का मतलब होता है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट होता है। क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ ही क्या होता है? हाथ है। मैनु मतलब जिसका अर्थ हाथ है। मैनु मतलब हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भोजपत्र पर यानी जिस पर। तो ये पांडुलिपियाँ कहाँ से मिलती हैं हमको ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती हैं। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। आगे इसमें आपको पृष्ठ नंबर आपका जो है ये आ गया हमारा 5। पृष्ठ नंबर 5 पे हमें कुछ क्या दिया गया है। वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन। देखो पांडुलिपियों में क्या क्या होता था? पांडुलिपियों में होता था धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही विषय का, तो इसमें ये सब ध्यान देने योग्य बात है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख
पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासन अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। तो ऐसा नहीं केवल राजा महाराजा ही इसको उत्कीर्ण करवाते थे, क्या पांडुलिपियाँ, आम लोग भी इसको अपने उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग भी इसको क्या करते थे, आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ताड़पत्रों पर या भुज से बने पांडुलिपियों पर किस किस का आदेश लिखा होता था। तो अन्य स्त्री पुरुषों का भी ऑप्शन में देता है, तो आपका ये ध्यान में रखना, अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों के विवरण का उत्कीर्ण करवाए थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो चलिए इसको हम अभी बाद में बताते, पहले इसको देख लेते हैं इसकी क्या खासियत थी। कह रहा लगभग 2250 वर्ष पुराना, यानी 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांधार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। तो चलिए हम कुछ लिखते हैं, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक, ये क्या है, यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में हैं। ये जो अभिलेख मिले हैं किसमें हैं? यूनानी तथा अरामाइक। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद क्या कहलाता था? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। इसमें क्या है? पत्थर की थी, पकी मिट्टी की तथा धातु की भी थी कुछ वस्तुएं जो कभी नहीं नष्ट होती थी और कठोर भी होती थी। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यानी क्या करा है? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत जिसको कहते हैं सोर्स। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। नगर से प्राप्त पात्र मतलब बर्तन, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, बाएं ये जो है एक पात्र हमको मिला है, और उसके बाद दाएं कह रहा है एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग, ये जो सिक्का है इस सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे कह रहा है हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों को यह
सिक्का कैसे भिन्न है? हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? चलिए आगे हम आपको बताते हैं। क्या अतीत एक या अनेक? अतीत एक या अनेक? टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी इसको पढ़ देते हैं। कह रहा है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व के सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में बहुत मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, यहाँ पर हमारा क्या है, तिथियों का मतलब, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आपको इसको बताते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। किससे? बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, यानी कि 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। पृष्ठ नंबर 7 पर आ जाते हैं। इतिहास और तिथियां। यहाँ पर आपको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आपको कह रहा है कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में इसको BC बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। क्या? बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी इसको बोलते हैं। AD को हिंदी में ईस्वी बोलते हैं और BC को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसका फार्मूला होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से पूर्व। उसके बाद हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी, इसको एनो डोमिनी कहते हैं। किसको? AD को यानी कि ईस्वी को। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE भी लिखा होता है तथा BC की जगह BCE और AD की जगह CE, AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, कभी कभी क्या होता है, AD की जगह पर CE लिखा होता है और BC की जगह पर आपको मिलेगा BCE, जहाँ पर आपको CE का मतलब होता है कॉमन एरा, CE का मतलब होता है आपको कॉमन एरा तथा BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है।
भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो कह रहा वर्तमान से पहले, जिसका मतलब है वर्तमान से पहले। तो पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। तो चलिए अब यहीं तक, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।